हिंदी कहानी। भूत कहानी। मुंशी प्रेमचंद मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता है। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में 15 मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी। 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गण्यमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबेजी के अनवरत परिश्रम का फल थी। उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया, उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिस्राइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबेजी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नीपरायण मनुष्य थे। साधारण महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन जो कुछ था। कानून था न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्मा के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबेजी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबेजी के मुखचंद्र में केवल एक कला की कमी थी। उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती है। उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने यह दान न दिया उसका जन्म ही वृथा गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबेजी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गूंधाने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबेजी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कहते उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाल्यवत्सल न थे। जब बाहर से आते तो कुछन कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी, इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी, न बताऊंगी। मंगला, खदे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित, तू मेरी बेटी है बिन्नी की इनकी? बिन्नी, न बताऊंगी।
पंडित अच्छा, हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं। बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबेजी की गोद में बैठ गई। पंडित मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला अच्छा, जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी भैयाजी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वह अपने इष्टमित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट कह देती भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबेजी को भी दिन काटना कठिन हो गया। 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबेजी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूपगुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी पढ़ने लिखने में चतुर। घर के कामधंधों में कुशल, बूटेक सीधे और सीने पिरोने में दक्ष, पाककला में निपुण, मधुरभाषिणी, लज्जाशीला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। श्वेत है मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबेजी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे, अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे, अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है पर कन्या के विवाह में आबरू निभाह ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, तैरकर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी, अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बनावट बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब